दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो अभी हरियाणा में एचपीएससी ने जो पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं उसमें हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ साथियों ने मेरे से वो शेयर किए कि सर हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाएं। तो दोस्तों मैं आज के इस सेशन में आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मेरे को हमारे साथियों ने बताए हैं। तो आप का भी यदि आगे चलकर कोई भी इंटरव्यू है एचपीएससी का, चाहे हिस्ट्री का है या मैथ्स का है या आगे चलकर कॉमर्स का आएगा, तो आप इन चीज़ों को तैयार करके जरूर जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं वहाँ पर। तो दोस्तों ये हमने एक प्रयास किया था, आप लोगों ने हमारे इस प्रयास को बड़ा सराहा है। तो ये हमारे जो प्रयास आप लोगों के लिए आगे जारी रहेंगे। तो दोस्तों और जो नए साथी हैं जो पहले बार हमारे इस सेशन में आए हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी इन चीज़ों को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों जैसे बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमसे जो क्वेश्चन किए गए, एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया, समेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया, कुछ छात्र जो नेट क्वालिफाई थे उनसे यूजीसी के बारे में पूछा गया, और एक जैसे साइकोमोटर स्किल वो क्या होती हैं इनके बारे में पूछा गया। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों एफए को, इसको हम एफए भी लिख सकते हैं और इसको हम एसए भी लिखेंगे। अब दोस्तों ये एफए क्या है और एसए क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, समेटिव असेसमेंट क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम अच्छी तरह से जान लेते हैं ताकि आपसे गहराई से पूछा जाए तो आप इसके बारे में अपना एक अच्छा आंसर दे सको। तो देखते हैं दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। दोस्तों जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसको हम हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, और जो ऐसे होती है उसको युगात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक सरल भाषा के अंदर बता देता हूँ एफए क्या होगा और ऐसे क्या होगा। पहले दोस्तों जो मूल्यांकन का तरीका चलता था वो ऐसे होता था कि जो परीक्षाएं होती थी वो एक तो या तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो जाती थी या फिर वार्षिक परीक्षाएं हो जाती थी, या फिर 3 या 5 चैप्टरों को इकट्ठा मिलाकर एक आधा जो टेस्ट ले लिया जाता था वो होता। इस तरह से हमारा मूल्यांकन का प्रोसेस चलता था। लेकिन उसके बाद मूल्यांकन का एक नया तरीका आया जिसमें जोड़ दिया गया, उसको हमने नाम दे दिया गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी जो भी आप पढ़ाने लग रहे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया, 2 चैप्टर पढ़ा दिए, उसके साथ के साथ फिर आप उनका मूल्यांकन करते चलिए। ठीक है, यानी जो आपने टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस आपका चला हुआ है उसके साथ के साथ मूल्यांकन करते चलिए आप। एक जो दूसरा तरीका था जो आपने बच्चों को सिखाने के बाद आप उनका मूल्यांकन कीजिए, वो कहलाएगा सम्मिटिव, और जो साथ ही साथ चलेगा वो कहलाएगा फॉर्मेटिव। तो इसको आप समझ लेना। आप जैसे आपने चैप्टर करा दिया, एक चैप्टर के बाद आप टेस्ट लेते हो, वो कौन सा आएगा, वो फॉर्मेटिव में काउंट हो जाएगा आपका। लेकिन आप एक यूनिट कराने के बाद या एक मंथ के बाद तो इस तरह से फिर टेस्ट लेते हो, अर्धवार्षिक परीक्षाएं लेते हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो सम्मेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो मोटी ही भाषा में आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। आप जो यूनिट टेस्ट ले रहे हो ये सारे किस में आएंगे, ये फॉर्मेटिव में आएंगे। तो इसको थोड़ा हा डीप में हम समझ लेते हैं। जैसे रचनात्मक मूल्यांकन की हम बात करें, ये एक परीक्षा की पद्धति है जिसमें शिक्षक नियमित रूप से छात्रों का मूल्यांकन करते रहते हैं। यानी जो लगातार चलने वाला जो मूल्यांकन है वो तो कहलाएगा आपका फॉर्मेटिव। एक समय के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन होगा वो कहलाएगा आपका सम्मेटिव कहलाएगा। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें अवधारणा और विषय पर उनकी पकड़ का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। अंतिम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने वाला योगात्मक मूल्यांकन है। दोस्तों अगर आपसे ये किया जाए कि जो लास्ट रिजल्ट को देखने वाला मूल्यांकन होता है वो तो होता है, वो आएगा योगात्मक। जैसे वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं
किस में काउंट करेंगे हम, वो काउंट करें हम योगात्मक, अर्धवार्षिक भी हम योगात्मक में काउंट करेंगे। लेकिन जो आप चैप्टर वाइज चलते रहते हैं, यानी आप जो पढ़ा रहे हो उसके साथ के साथ बच्चों को ये समझ में आया या नहीं आया उसका मूल्यांकन करते रहते हैं, तो वो आएगा आपका फॉर्मेटिव में आएगा। ठीक है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देता है, लास्ट रिजल्ट पर जो के लिए बात करता है वो योगात्मक, और साथ ही साथ परिणाम जानने की कोशिश करता है वो करता है रचनात्मक फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव परीक्षाएं निरंतर प्रगति पर जोर देती है, यानी लगातार चलती रहेंगी। देखो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, आपकी क्लास के अंदर हम ये देखते हैं कई शैलियों वाले बच्चे होते हैं, यानी जो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, और कुछ एवरेज बच्चे होते हैं। यदि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते चलते हैं तो हम सभी जो शैलियों से शिक्षण वाले जो बच्चे हैं ना, उनके बारे में हमें जान सकते हैं साथ ही साथ, और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का हल करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम वार्षिक परीक्षा ले लें और उसमें पता चले कि बच्चा फेल हो गया, वो बच्चे को कुछ भी इस क्लियर नहीं है, तो फिर हमारे पास सुधार करने का मौका नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ जब हम मूल्यांकन करते रहते हैं तो आप हम उनकी कमियों को साथ ही साथ दूर कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करने के लिए एक मंच है। अब साथ ही साथ जो बच्चों की प्रॉब्लम है उनको पहचान करने वाला मंच कौन सा होता है, ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, साथ ही साथ अपनी कमियों को सुधार सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रशिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रश्न और गतिविधियां लागू कर सकते हैं जो शैक्षणिक और संज्ञानात्मक सत्रों का आकलन करने में मदद करते हैं। फीडबैक तंत्र प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू, जो शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों देखो, एक तो छात्र होते हैं, यहाँ से आपको इसको इस तरह से समझ लेना, एक तो छात्र को बहुत लंबे समय के बाद अपना फीडबैक मिले कि उसको क्या नहीं आता क्या नहीं, एक साथ ही साथ उसको अपना फीडबैक मिलता रहे और उसको सुधार करने का एक मौका मिले, तो ये सारी चीजें कौन देगा, ये समेटिव असेसमेंट देगी। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट देगी, समेटिव असेसमेंट नहीं देगी। यह छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जो छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, अगर ये आ जाए आप, हम ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड सेंटर अप्रोच समिटिव में नहीं है लेकिन मेन जो फोकस करने वाली जो अप्रोच है वो किस में है, वो फॉर्मेटिव के अंदर आएगी। यानी एफ क्या बात करता है, मेन चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेगा, और जो सीखने की यात्रा में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भाई आप लोगों के जो अंदर जो कमी है उनको साथ ही साथ लेकर आप दूर करते चलिए। ये कौन कहता है, ये बोलेगा एफ बोलेगा। उसके बाद रचनात्मक मूल्यांकन क्यों लाभदायक है। एक तो रचनात्मक मूल्य की प्रभावशीलता उन छात्रों के लिए अत्यधिक लाभकारी बनती है, जैसे क्योंकि वे निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं। शिक्षक उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां छात्र को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जहां गलत धारणाएं हैं जो उनकी प्रगति में बाधा। एक तो शिक्षक को ये पता चल जाएगा कि मेरा छात्र है, इसको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है तो इसमें प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। और समय समय पर साथ ही साथ उनको फीडबैक मिलता रहता है। एक तो आपकी कमी आपको 3 महीने के बाद बताया जाए, 4 महीने के बाद वो चैप्टर, जब उसके बाद भी और बहुत सारे चैप्टर हो जाएं और आपको पता चले कि आपको पहला ही चैप्टर नहीं आता, पहले चैप्टर में आपकी ये प्रॉब्लम है, पहले चैप्टर के कंसेप्ट आपको ये क्लियर नहीं है। ठीक है, एक तो पूरा सिलेबस होने के बाद मिले और एक आपको साथ के साथ मिलता रहे, तो कौन सा बेटर होगा, जो साथ के साथ पता चलता रहेगा।
के बाद समय पर प्राप्त फीडबैक से छात्रों को अपने शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिलती है तथा उन्हें सुधार की दिशा में निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। यानी समय रहते क्या मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा। और दोस्तों, शिक्षक जो अपनी शिक्षण रणनीतियों का विश्लेषण करने और उचित परिवर्तन करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन डाटा का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए वे गतिविधियों को संशोधित कर सकते हैं, अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है। देखो दोस्तों, ये शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक को भी अपनी रणनीतियां बनाने में जो एक मार्गदर्शन करता है वो कौन सा करता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट करे कि उसने किस तरह से, जब बच्चे नहीं सीख पा रहे, मैंने एक चीज बच्चों को पढ़ा दी और बच्चे उससे सीख नहीं पाए उस मेथड से, तो वो भी फिर अपनी रणनीति दूसरी चेंज कर लेगा। उसको भी समय रहते पता चल जाता है। ठीक है, तो ये शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने का लगातार विश्लेषण करने और उनकी निरंतर प्रगति की निगरानी के लिए एक आदर्श है। शिक्षक इससे नियमित कक्षा सत्रों को सत्रों के एक भाग के रूप में शामिल कर सकते हैं, जिसमें वे अपने मौजूदा ज्ञान को माप सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये बताई हैं, 6-7 पॉइंट बताए हैं। इसमें से आप 2-3 पॉइंट भी ध्यान रख लोगे, वो बहुत काफी हैं आप लोगों के लिए। अब अगर आपसे थोड़ा ये अंतर और देख लेना, एक तो हम इन दोनों में अंतर क्या होगा, उद्देश्य, ये देख लेना। रचनात्मक मूल्यांकन का मकसद सीखने में सुधार करना होता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन का मकसद उपलब्धि का माप लेना होता है। यानी वो इसमें कहाँ तक पहुंचा। रचनात्मक तो हमेशा क्या है, सुधार के लिए होगा, और ये क्या है, उसने जो सीख लिया ना वो कितना सीखा है, खाली ये उसमें नापेगा, उसको मापने के लिए होता है। ठीक है, और वार्षिक परीक्षाएं इसका उदाहरण है। आवर्ती रचनात्मक मूल्यांकन पूरे पाठ के दौरान नियमित रूप से होगा। मैंने अभी बताया था कि पाठ के दौरान नियमित रूप से होगा, जबकि योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण अवधि चक्र या कक्षा के अंत में भी होगा। तो यहाँ पे तो टीचर बात करेगा, आपका जो चैप्टर है उसको भी 4 या 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेता है, और ये देख लेता है कि इसमें से कौन सा कंसेप्ट है। 2, 3, 4, 5 वाला मेरे चैप्टर को मैंने 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया है, कौन सा कंसेप्ट बच्चे को क्लियर है, नहीं हुआ। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रदर्शन वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दी जाती है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन में एक समग्र मूल्यांकन स्कोर या ग्रेड कार्ड दिया जाता है। ये तो पूरी चीजों का मूल्यांकन होगा, और ये होगा छोटे छोटे पार्ट का मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। ये पॉइंट देख लेना, उत्पाद को पूरा करने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, जबकि योगात्मक होगा ये मूल्यांकन अंतिम उत्पाद का मूल्यांकन करता है। रचनात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे क्लासरूम पोल है, एग्जिट टिकट है, अर्ली फीडबैक। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है, जैसे आपने यूनिट टेस्ट ले लिया, ठीक है, प्रेजेंटेशन होगी, निबंध होगा। ये आप भी यहाँ पे देखो, यूनिट टेस्ट होगा आपका, आप इसमें 3 या 4 चैप्टर शामिल कर सकते हो, इसमें कई बार 5 भी शामिल कर ले, यानी यूनिट बना दी चैप्टर्स की वो। लेकिन यहाँ पे तो क्या करेगा, छोटे छोटे हिस्सों में होगा वो। तो ये मैं आप लोगों को बता दिया है मैंने, इसको आप समझ लेना। इसमें से जो चीजें मैंने आपको बताई, उसमें से कुछ भी आपको ध्यान रह जाएंगी तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों, साइकोमोटर स्किल क्या होते हैं, ये देखना एक बार। दोस्तों, ये वो कौशल हैं जो शारीरिक गतिविधियां और मस्तिष्क के समन्वय से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग से चीजें होती हैं, ये कंट्रोल होते हैं, हमारे दिमाग के द्वारा संदेश आएगा और उसके बाद हमारे शरीर का वो अंग कार्य करेगा। अब जैसे ये पेन है, ये पेन, इसको पकड़ने के लिए जो संदेश आएगा
वो कहाँ से आएगा, मेरे दिमाग से आएगा। ठीक है, तो ये आप समझना, शारीरिक गतिविधियां जो मस्तिष्क के समन्वय से जुड़ी होती हैं, ये कौशल किसी कार्य को सही ढंग से और सटीकता से करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें मस्तिष्क, मांसपेशियां और नर्व सिस्टम का तालमेल होता है। ठीक है, जिनमें ये तालमेल होगा ना, उनको हम क्या कहेंगे, साइकोमोटर स्किल कहेंगे। इसको सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं, या पहले इनके कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ लीजिए। शारीरिक और मानसिक समन्वय, इन कौशलों में मानसिक योजना और शारीरिक क्रियाओं का सही तालमेल होता है। दिमाग से संदेश होगा और हमारी शारीरिक गतिविधियां होंगी एक बिल्कुल परफेक्ट। प्रशिक्षण की आवश्यकता, इन्हें विकसित करने के लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति की जरूरत होती है। अब दोस्तों, आप कार चलाना सीखते हो, ठीक है, पहले दिन आप को शायद इतनी अच्छी तरह से नहीं आए, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात, पहले दिन तो आप ध्यान दोगे कि मेरे को किस तरह से कंट्रोल करनी है चीजें, लेकिन धीरे धीरे जब आपका अनुभव होता चला जाएगा तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग से संदेश होता है और अपने आप ही फिर हाथ पैर जो भी कार चलाने के अंदर यूज होते हैं वो अपने आप कंट्रोल करने लग जाते हैं। इसमें क्या होगा, एक तो अभ्यास की भी जरूरत होगी और बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, अब जैसे सटीकता और गति, समय के साथ साथ ये कौशल अत्यधिक सटीक और तेज हो जाते हैं। जैसे टाइपिंग करने वाला है, स्टार्टिंग में तो दोस्तों वो पहले दिन ने क्या करेगा, टाइपिंग करने वाला स्टार्टिंग के अंदर अक्षरों को देखेगा इस तरह, उसके बाद फिर क्या है कि ऐसी चीजें होती चली जाती हैं, ठीक है, वो उस साइड देखेगा, अक्षर को ही देख लेगा, फिर इसके बाद कीबोर्ड पे नहीं देखेगा, इस तरह से उसके हाथ चलते रहते हैं। ठीक है, सटीकता और गति, जटिलता का स्तर, यह सरल कार्यों जैसे लिखने से लेकर जटिल कार्यों सर्जरी करने तक हो सकता है। इसके आप बुनियादी कौशल में साइकोमोटर स्किल के जो बेसिक हैं, बुनियादी स्किल कौन कौन सी, जैसे लिखना है, कंघी करना है, ताला खोलना है। मध्यम जटिल कौशल साइकिल चलाना है, खाना बनाना है, मशीन चलाना है। उन्नत कौशल में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जैसे बैडमिंटन खेलना, संगीत वाद्य यंत्र बनाना, चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जरी करना। उसके बाद आगे चलिए आप, शिक्षा में साइकोमोटर स्किल का महत्व। व्यवहारिक शिक्षा, छात्रों को प्रयोगशाला और वर्कशॉप में कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। कौशल आधारित शिक्षा, रोजगार के लिए आवश्यक तकनीक इस कौशल सीखने में सहायता करती हैं। जैसे अब मैंने ये बताया आपको, जैसे टाइपिंग वाली बात बताई थी मैंने, भाई किस कोई टाइपिंग कर लेता है, उसको टाइपिंग अच्छी तरह से आ जाए, तो ये उसके लिए एक रोजगार के तौर पर वो उसको यूज करेगा। ठीक है, उसके अंदर एक स्किल डेवलप होगी। दैनिक जीवन के कार्यों को बेहतरीन ढंग से करने की क्षमता भी है ये। उसके बाद देखो दोस्तों, साइकोमोटर स्किल होंगी ना जो, उनके एग्जाम्पल आप ये देख लेना, जैसे साइकिल चलाना मैंने बता दिया है, लिखना, कंघी करना, तरजीह करना, किसी भी यंत्र को बजाना, तो ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे साइकोमोटर स्किल के अंदर। तो यहां तक दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें यूजीसी के बारे में पूछा गया था। यूजीसी क्या है, उससे ये पूछा गया कि यूजीसी क्या है। देखो दोस्तों, यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है वो है यूजीसी, और इसकी स्थापना 1956 के अंदर की थी, और भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अधीन ये आता है। और जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं
उनको अनुदान देने का काम ये कौन करता है? यूजीसी देता है। और कॉलेज है जितने भी, उनको मान्यता देने का काम भी यूजीसी देता है। आप जो नेट की परीक्षा दे के आते हो उसका आयोजन भी कौन करेगा? वो यूजीसी करता है। ठीक है। तो जैसे उस बच्चे ने बताया होगा कि और मैंने नेट की परीक्षा दी है, तो उन्होंने फिर यूजीसी के बारे में पूछ लिया। तो दोस्तों इस तरह की जो कंसेप्ट हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। इनको आपने तैयार करके जाना है। हमारे यहाँ पे अभी हिस्ट्री के बैच भी चले हुए हैं, पीजीटी हिस्ट्री के लिए दोस्तों। और हमारे यहाँ पे कॉमर्स के भी बैच चले हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो दोस्तों यदि जो मैंने आप लोगों को चीज़ें कराई हैं इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडू चाणक्यन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर इनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए, आप हमारी गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए एडू चाणक्यन, और आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हो। आप के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप 9996406888 पर कॉल कर सकते हो। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।